अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। जो पिछला लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने बायोएनर्जेटिक्स की बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, मतलब इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ी थी और हम लोगों ने एटीपी की स्ट्रक्चर वगैरह को डिस्क्राइब किया था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? इस प्रोसेस में हमारे पास एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स पे कन्वर्ट हो रही होते हैं। एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो सा रेफर है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्लूकोज। ये इसकी बैलेंस इक्वेशन राइट है। कीवियर रिएक्टेंट्स हमारे पास हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, लाइट है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लाइट की प्रेजेंस पे हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहा होता है। ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है और वाटर भी हमारे पास कुछ सेक्शन पे रिलीज हो रहा होता है और प्रोडक्ट्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन होते हैं। प्रोडक्ट में हम लोगों ने वाटर क्यों नहीं लिखा वो भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। वाटर हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे भी है, प्रोडक्ट साइड पे भी है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस सिंगल स्टेप प्रोसेस तो नहीं होता ना, तो इसमें कुछ एक्शन पे हमारे पास फोटोसिंथेसिस के वाटर कंज्यूम हो रहा होता है और कुछ में वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है, वाटर कंज्यूम। इसमें हमारे पास ना बेसिकली दो तरह के रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। इसमें मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगी, वो आगे हमारे पास सेपरेट लेक्चर्स हैं। लेकिन लाइट रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ ताकि आप लोगों को इस कंसेप्ट को समझने में आसानी हो। वाटर हमारे पास लाइट रिएक्शंस पे टूटता है और हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। और जो उनसे डार्क रिएक्शंस होते हैं उस पर कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रही होती है और वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है। मतलब कि वाटर लाइट रिएक्शंस में यूज़ हो रहा होता है, डार्क रिएक्शंस पे प्रोड्यूस हो रहा होता है। मतलब कुछ रिएक्शंस में यूज़, कुछ रिएक्शंस पे प्रोड्यूस। तो इस तरह इसलिए हम लोग कोई नेट यील्ड नहीं होती वाटर की, इसलिए हम लोगों ने प्रोडक्ट में इसको मेंशन नहीं किया। इसी को हम लोग सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में लिखे ना तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में बाय द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमारे पास बेसिकली जो मेन होता है वो क्लोरोफिल ही होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, लेकिन इसके अलावा और भी होती हैं कैरोटीनॉइड्स वगैरह, उसको हम लोग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की ही टॉपिक में डिस्कस करेंगे। कंपनसेशन पॉइंट, फोटोसिंथेसिस क्या करता है, हमारे पास रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा होता है। रेस्पिरेशन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रही होती है जो कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रही होती है। और इसी तरह रेस्पिरेशन यूजेस अ प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है ना, यही रेस्पिरेशन में यूज़ होनी है और रेस्पिरेशन में इसके बॉन्ड्स ब्रेक होने, एनर्जी रिलीज होनी है। ये हमारे पास इसके बेसिक मतलब मैंने कंपनसेशन पॉइंट को डिस्कस करने से पहले आपको उसकी बेसिक बातें बता दी है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में हो रहा होता है क्योंकि उसको लाइट चाहिए होती है और रेस्पिरेशन हमारे पास डे और नाइट मतलब दोनों टाइम में हो रहा होता है। डार्कनेस में क्या होता है, रात के वक्त लीव्स और इसके अदर पार्ट्स जो होते हैं ना प्लांट के, उनमें रेस्पिरेशन हो रही होती है, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है। रेस्पिरेशन में ऐसा ही होता है ना कि ऑक्सीजन होती है यूटिलाइज और कार्बन डाइऑक्साइड होती है रिलीज। एट डॉन एंड डस्ट मतलब कि तलुए सहर और गुरूब आफ्ताब के वक्त लाइट इंटेंसिटी आप लोगों ने देखा होगा कि लो होती है, तब हमारे पास क्या होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन फॉर अ शॉर्ट टाइम हमारे पास इक्वल हो जाते हैं। इसी पॉइंट को कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं और ये पॉइंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब पेपर में भी आप लोगों को आता है और ये आप लोगों ने इस पर फोकस करना है। इस टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिलीज़ हो रही होती है ना, वो बिल्कुल उसी अमाउंट की इक्वल होती है जो कि हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होती है। मतलब ऑक्सीजन रिलीज बाय द फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय द रेस्पिरेशन। इसी तरह जो हमारे पास रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो बिल्कुल उस अमाउंट की इक्वल है जो कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है। इसीलिए तो हमारे पास कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन की इक्वल हो गया है, तो कोई नेट गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा होता क्योंकि हमारे पास जितनी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हो रही है उतनी यूटिलाइज हो रही है रेस्पिरेशन में और जितनी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है उतनी ही यूटिलाइज भी हो रही होती है। तो कोई नेट गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। ड्यूरिंग नून मतलब दोपहर के वक्त क्या होता है, लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है और फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है। तो जो सी हमारे पास ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिलीज होती है ना वो एक्सीड कर जाती है कंपेयर टू द अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन। और जो सी कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू रिलीज हो रही होती है ना वो हमारे पास इनसफिशिएंट होती है टू मीट द रिक्वायरमेंट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ हुई रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए नहीं है क्योंकि हमारे पास फोटोसिंथेसिस का रेट तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो हमारे पास नेट क्या होगा, नेट रिलीज ऑक्सीजन का होगा कंपेयर टू द अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब नेट हमारे पास ऑक्सीजन का रिलीज ही हो रहा है एटमॉस्फेयर में क्योंकि हमारे पास फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ गया है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास उसका अपटेक हो रहा है, उसका रिलीज़ नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ा हुआ है, उसको ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और रेस्पिरेशन कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करिए क्योंकि रेस्पिरेशन का रेट ही लो है। देन हमारे पास हम लोग स्टडी करेंगे रोल ऑफ लाइट। इसमें हम लोगों ने लाइट का रोल स्टडी करना। लाइट का हमारे पास बेसिकली काम क्या होता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है केमिकल रिएक्शंस के लिए। केमिकल रिएक्शंस इस फोटोसिंथेसिस से बेसिकली हम लोग उसकी तरफ जा रहा है, वो हमारे पास कन्वर्ट क्या करता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर रहा होता है। सिंपल मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ग्लूकोज पे कन्वर्ट हो रहे हैं
तो ग्लूकोज क्या है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसमें CH बॉन्ड CC बॉन्ड्स प्रेजेंट है। लाइट एनर्जी को हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी हमारे पास कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी मतलब ATP और NADPH की फॉर्म में, और फिर उसके बाद वो स्टोर हो जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ग्लूकोज में इन द फॉर्म ऑफ CH बॉन्ड्स। प्लांट्स क्या करते हैं, सिर्फ 1 to 2% ऑफ सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब दो तरह के स्पेक्ट्रम होता है बेसिकली, एक्शन और ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अभी फिलहाल हम लोग एक्शन स्पेक्ट्रम ही पढ़ेंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो से होती हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करी होती हैं एट डिफरेंट रेट्स, मतलब डिफरेंट वेवलेंथ्स का एब्जॉर्प्शन रेट डिफरेंट होता है। और डिफरेंट वेवलेंथ जो सी होती है ना फोटोसिंथेसिस में डिफरेंटली इफेक्टिव भी होती हैं। मतलब डिफरेंट वेवलेंथ से मुराद यहाँ क्या है कि हमारे पास पता है कि वेब यार आप लोगों ने पढ़ा होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमारे पास 7 प्राइमरी कलर्स होते हैं। इनकी हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, इनको डिफरेंट रेट्स पे ये एब्जॉर्ब होती हैं और डिफरेंटली इफेक्टिव होती हैं फोटोसिंथेसिस में। मतलब इसको हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ इज डिटर्मिन्ड इन द टर्म्स ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम, मतलब कि एक वेवलेंथ कितनी इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो हम लोग डिटर्मिन करते हैं इन द टर्म्स ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम को अब हम लोगों ने ड्रॉ किस तरह करना है बेसिकली ये हम देखते हैं। मेथड्स फॉर गेटिंग द एक्शन स्पेक्ट्रम, एक प्लांट लेते हैं, उसको डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट जो से हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वो हम लोगों ने 1 by 1 देनी है। और फिर इसके बाद जब डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करे होंगे तब हम लोगों ने ऑक्सीजन जो सी हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है ना, जो कि डिटर्मिन करती है रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस को, वो हम लोगों ने मेजर करनी है। इससे हमें पता चलेगा कि कौन सी लाइट में हमारे पास कौन सी लाइट या कौन सी वी कैन सी दैट वेवलेंथ में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा, उस तरह हमें पता चल जाएगा कि विच वेवलेंथ इज़ मोर इफेक्टिव इन द केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो डाटा जो हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में तो उसको कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। पहला एक्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास TW एंगललैंड ने 1883 में मतलब कि डिस्कवर किया था। उससे हमारे पास एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ स्पायरोजाइरा। उससे हमारे पास क्या किया था, फिलामेंट ऑफ स्पायरोजाइरा को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा था और उसमें हमारे पास प्रिज्म की जो वाइट लाइट गुजारी थी और जो कि हमारे पास 7 कलर्स में स्प्लिट हुई और एक ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट वेवलेंथ मतलब मिली। और फिर इसके बाद हम लोगों ने इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसने यूज़ किया था। बहुत अच्छा मेथड उसने, मतलब एरोबिक बैक्टीरिया हमें पता है ना कि वो ऑक्सीजन यूज़ कर रहे होते हैं, तो एरोबिक बैक्टीरिया उसने हमारे पास छोड़ दी है। तो हमारे पास देखा ये गया कि एरोबिक बैक्टीरिया उस एरिया की तरफ ज़्यादा मूव किए। रेड और ब्लू लाइट जिस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के जिस पार्ट में रेड और ब्लू लाइट पड़ी थी, और रेड और ब्लू लाइट वाला इस तरह हमें पता चला कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस यहाँ हो रही है, ऑक्सीजन यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। तो रेड और ब्लू लाइट रीजन मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस यहाँ हो रहा होता है, ग्रीन लाइट रीजन में सबसे कम रेट होता है। अगर हम लोग इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक आ रहा है 430 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे और एक आ रहा है 670 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे। हमें पता है कि 430 नैनोमीटर ब्लू लाइट की वेवलेंथ होती है और 670 नैनोमीटर रेड लाइट की वेवलेंथ होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है 430 नैनोमीटर और 670 नैनोमीटर पर है। ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन होगी एक्शन स्पेक्ट्रम की। अब हम लोग देखते हैं रूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ना बेसिकली जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनती है उसमें जो कार्बन होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, इसलिए इसको कहते हैं इट इज़ द सोर्स ऑफ कार्बन फॉर शुगर। जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है यूजिंग ATP एंड NADPH तो हमारे पास शुगर बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू एंटर होती है। स्टोमेटा हमारे पास क्या होती हैं, पोर लाइक ओपनिंग्स होती हैं लीव्स में। फिर उसके बाद ये हमारे पास स्टोमेटा से एंटर होती हैं और जिनसे मीजोफिल सेल्स हैं उनकी सेल वॉल हमारे पास मॉइस्ट होती है क्योंकि उसमें थिन लेयर ऑफ वाटर प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड उस वाटर में जाकर डिज़ोल्व होता है और देन हमारे पास एंटर होता है मीजोफिल सेल में। हमारे पास ये वाटर में डिज़ोल्व क्यों होता है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो उनसी गैसेज होती हैं वो डिज़ोल्व फॉर्म में ईजिली मूव करती हैं, इजीली फिर ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं मेसोफिल सेल में। एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिपेंडेंट अपॉन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, जो कि बताया जब ओपन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगा, जब हमारे पास स्टोमेटा क्लोज होगा तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं होगा, इसलिए इस तरह डिपेंड करता है। रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद हम लोग करते हैं रोल ऑफ वाटर। रोल ऑफ वाटर इट इज़ बेसिकली द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर ग्लूकोज बन रही होती है उसमें जो हाइड्रोजन आता है जो कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन के लिए चाहिए होता है वो हमारे पास वाटर से आ रहा होता है।
इट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन यूज फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में हम लोगों ने ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे पढ़ा था, वो भी हमारे पास वाटर से आ रहा होता है और वो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होता है। मतलब नेक्स्ट स्टेप पहले तो फोटोसिंथेसिस होता है ना, फिर उसके बाद हमारे पास रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन में यही ऑक्सीजन यूज़ हो रहा होता है। 1913 में हमारे पास वैन नाइल साइंटिस्ट है, उसने हमारे पास हाइपोथेसिस पेश किया था कि प्लांट्स उनसे है वाटर को तोड़ती हैं एज अ हाइड्रोजन सोर्स रिलीजिंग ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। मतलब कि हमारे पास बेसिक पर्पस उसका हाइड्रोजन ही है जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन कराएगा, लेकिन ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है। और ये लेटर कंफर्म हुआ था 1940s में। एक्सपेरिमेंट उसको डिस्क्राइब करते हैं हम लोग। आइसोटोपिक ट्रेसर O18 हम लोगों ने यूज़ किया था। ये हमारे पास स्पेशल एटम है ऑक्सीजन का, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं टू ट्रेस द पाथ ऑफ एटम ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। हम लोगों ने 2 ग्रुप लिए, एक ग्रुप 1 एक ग्रुप 2। और ग्रुप 1 में जिनसे प्लांट्स हैं उनको हम लोगों ने दिया था वाटर कंटेनिंग O18, जिसमें हमारे पास O18 जो सा था वो वाटर में प्रेजेंट था और कार्बन डाइऑक्साइड O16 मतलब नॉर्मल ऑक्सीजन एटम था। और जो सा ग्रुप 2 है उसमें हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग O18 दिया और वाटर हमारे पास नॉर्मल था। देखा ये क्या कि उनसे प्रोडक्ट बने, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन जो बनी थी उसमें हमारे पास O18 प्रेजेंट था और जो उनसे इसमें ऑक्सीजन बनी थी उसमें O16 वाला था। मतलब आइसोटोपिक जैसे यहाँ से यहाँ नहीं आया। इसका मतलब ये है कि वाटर से ऑक्सीजन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं बनता। ये इस चीज़ से हमारे पास प्रूफ मिल गया। ये हम लोगों ने ना इक्वेशंस भी सेपरेट करके लिखी हुई हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 में ये हमारे पास वाटर O18 है और यहाँ O18 ऑक्सीजन, मतलब वाटर से ऑक्सीजन बनती है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग O18, इसमें हमारे पास ग्लूकोज में उनसी ऑक्सीजन आ रही होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही होती है। उसके अलावा बस कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें वाटर बन रहा होता है, उसमें O18 होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि वाटर हमारे पास टूटता है और हमारे पास हाइड्रोजन रिलीज होता है जो कन्वर्ट करता है NADP को NADPH में। NADPH पे कन्वर्ट होता है और ये हमारे पास देन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट प्रोवाइड करता है फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन। इस बात की आप लोग को नेक्स्ट ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी जब हम लोग उसकी केल्विन साइकिल वगैरह पढ़ेंगे। सो लेट्स ये हमारा यहाँ टॉपिक ख़त्म होता है। मैं आपको जल्दी से वाइंड अप कर देती हूँ थोड़ा। ये हमारे पास लेक्चर 2 का ओवरव्यू है। इसमें हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, जिसमें एनर्जी पूरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ये हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी। ये इक्वेशन थी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था और फिर इसको बहुत सिंप्लीफाई करके इक्वेशन को लिखा हुआ है। कंपनसेशन पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास जब हमारे पास एट डॉन एंड डस्ट जब हमारे पास लाइट इंटेंसिटी लो होती है तो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के इक्वल शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उसको कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। और रोल ऑफ लाइट हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइट हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर द केमिकल रिएक्शंस, लाइक कन्वर्ट करी होती है, ट्रांसफॉर्म करती है सिंपल मॉलिक्यूल्स इनटू कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। लाइट हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करती है जो केमिकल एनर्जी ATP NADPH पे कन्वर्ट होती है और देन हमारे पास यही सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज के लिए यूज़ हो रही होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये रोल ऑफ लाइट पढ़ा था। और एक्शन स्पेक्ट्रम हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें मतलब बताया गया था कि डिफरेंट वेवलेंथ जो होती है डिफरेंटली इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस में। और इस तरह हम लोगों ने ग्राफ भी ड्रॉ किया था। देन रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा था। देखा था कि कार्बन हमारे पास ग्लूकोज में जो सी कार्बन आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। रोल ऑफ वाटर पढ़ा था, जो हाइड्रोजन होती है ग्लूकोज में वो हमारे पास वाटर से आ रही होती है। और उसके अलावा वाटर हमारे पास ऑक्सीजन भी बनाता है। ऑक्सीजन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बल्कि वाटर से आती है। इसके प्रूफ के लिए हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट भी देखा था, जिसमें ग्रुप 1 और 2 के प्लांट्स को एक को हमारे पास वाटर कंटेनिंग O18 दिया गया था, एक को कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग O18 दिया गया था। और ये देखा गया था कि ग्रुप 1 के प्लांट्स में हमारे पास ऑक्सीजन कंटेनिंग आइसोटोपिक ट्रेसर ऑक्सीजन 18 बना था, मतलब कि वाटर से ऑक्सीजन बनता है। अल्लाह हाफिज़। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।